शिक्षा जगत में एक नाम है खान सर का। वो खान सर जिनकी चर्चा न सिर्फ बिहार में बल्कि देश और अब तो विदेशों में भी होने लगी है। खान सर इन दिनों बीमार हैं। हमें जानकारी मिली कुछ दिन पहले बीपीएससी का एग्जाम था और नॉर्मलाइजेशन को लेकर वो भी आंदोलन में आए थे और उसके बाद से बीमार थे। हमारी ये इच्छा हुई और कई लोगों की ये इच्छा है कि भाई खान सर की अभी स्थिति क्या है, तो हम भी खान सर के पास पहुंचे हैं। हम जिस चैम्बर में बैठे हैं उस चैम्बर में खान सर भी हमें मिलेंगे। बहुत मुश्किल से खान सर तैयार हुआ और इस वक्त खान सर हमारे साथ मौजूद हैं। खान सर कैसे हैं? ठीक है। ये आपके हाथ में अभी भी पट्टी वगैरह लगा हुआ है? वो थोड़ा सा नहीं छुपाने की जरूरत नहीं दिखाई। इंजेक्शन वगैरह लगता है ना, तो उससे नीडल से ही देना होता है वहाँ पे। तो उन लोग का, डॉक्टर लोग का अपना है। तो अब तो थोड़ा सा ठीक है, अब तो बहुत जल्दी अब क्लास भी लेंगे। थोड़ा वो अचानक से बीपी थोड़ा सा फ्लक्चुएट होने लगा था, 170 वगैरह चला गया था, इसलिए एडमिट होना पड़ा। उसके बाद अभी कैसा है तबीयत? अभी ठीक है। वहाँ पर एक्चुअल में हुआ था कि हम थोड़ा सा बीमार चल रहे थे 1.5-2 मंथ से। तो हम सोचे थे कि एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो अच्छे से ट्रीटमेंट करा लेंगे यहाँ पे। और उसी बीच ये बीपीएससी ने तांडव कर दिया, उस वजह से प्रोटेस्ट करना पड़ा था। अच्छा, ये नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो विवाद शुरू हुआ, आप वहाँ पे पहुँचे, क्या विवाद था सर? बीपीएससी के चेयरमैन ने तो कहा कि भाई नॉर्मलाइजेशन की कोई बात ही नहीं थी। बीपीएससी चेयरमैन सरासर अपनी बातों से पलट रहे हैं। वो अंततः कहते रह गए कि नॉर्मलाइजेशन हमारा अधिकार है, हम इसे अंतिम दिन भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं। और उन्होंने कभी स्पष्ट नहीं किया। और अगर लोगों को लगता है कि अगर ये बच्चे बेवकूफ़ी कर रहे हैं तो खुद से पूछे कि बच्चे आखिर क्या चीज़ देख के लौट गए। तो एक्चुअल में हुआ क्या ना कि हम लोग की एक ही मांग थी कि आप इसको ऑफिशियली बोल दीजिए। उनका कहना है कि जब हमने ये बोला ही नहीं है तो हम ऑफिशियली क्यों बोलेंगे। तो बहुत सारे अफवाहों को उन्होंने जवाब दिया। जैसे अफवाह उड़ गया कि एग्ज़ाम जनवरी में होगा, तो ये भी तो बीपीएससी ने नहीं बोला था। तो इस अफवाह का उन्होंने खंडन किया कि नहीं किया। उसी तरह से नॉर्मलाइजेशन जैसे अफवाह, अगर अफवाह ही थी तो इसका खंडन कर देते। उसके अलावा उन्होंने 4 दिसंबर को एक डीएम को नोटिस भेजा कि हमने 3 अलग अलग कलर के पेपर भेजेंगे। यही तो होता है नॉर्मलाइजेशन। दूसरा, वो धूल झोंकने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि जब एक ही शिफ्ट में पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन कैसे? हम लोग पागल बेवकूफ़ नहीं हैं। एक शिफ्ट में भी नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। अगर आप भागलपुर का क्वेश्चन अलग दे दें, बक्सर का क्वेश्चन अलग दे दें, मुजफ्फरपुर का क्वेश्चन अलग दे दें, हो गया नॉर्मलाइजेशन। इट मीन्स मंशा दिख रही थी कि इन्हें नॉर्मलाइजेशन करना है, तो दिख रहा था। वो तो धन्यवाद इन बच्चों का जो अपनी लड़ाई लड़े। हम लोग का भी उसमें कुछ योगदान रहा, सारे शिक्षकों का योगदान रहा। अच्छा, आप भी सर जब उस आंदोलन में शामिल हो गए और उसके बाद बीपीएससी ने कहा भी कि भाई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, जो बीपीएससी के चेयरमैन उन्होंने क्लियर भी कर दिया, तो फिर देखिए उन्होंने क्लियर नहीं किया था। और दुख की बात ये है कि जब हम लोग इस बात को सीएम हाउस तक ले गए तो उन्होंने सीएम हाउस को भी गुमराह करने की कोशिश किया। कौन? आयोग के अंदर कुछ सचिव जो हैं उनके, और इनकी तो हमको लगता है कि इनकी संलिप्तता की जांच होनी चाहिए। चुनावी वर्ष में इस तरह से भ्रम पैदा करके विद्यार्थियों के मन में सरकार के प्रति इस तरह से असंतोष भरना, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इसकी जांच करनी चाहिए। व्यक्तिगत मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा सर, आप कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात भी आपने की थी और उस वक्त आपने नॉर्मलाइजेशन की बात कही, तो उसे मुख्यमंत्री ने क्या कहा? देखिए, मुख्यमंत्री साहब का सीधा सा है, इस पृथ्वी पर नॉर्मलाइजेशन को खत्म किया, बिहार से नॉर्मलाइजेशन खत्म करने वाले वो इकलौते व्यक्ति थे। अगर वो हस्तक्षेप नहीं करते तो नॉर्मलाइजेशन कभी खत्म नहीं होता। इवन की नॉर्मलाइजेशन खत्म करने के 3 दिन पहले बच्चों ने एनसीएल का मामला उठाया था। एनसीएल को 2022-23 का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा था। आयोग ने कह दिया था कि हम नहीं मांगेंगे। फिर माननीय मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया तो जाके ये हुआ यहाँ। तो सीएम साहब से के पास भी गए थे तो हमने ये बात को अवगत कराया था। उन्होंने बच्चों के ही फेवर में बात बोली थी कि ठीक है यहाँ पर। लेकिन बीच में आयोग के कुछ अधिकारी, हम अभी भी कह रहे हैं, उनकी मंशा पर ही संदेह होता है। हमने कई मीटिंग किए, कई चीज़ों को देखे तो हमें लग गया कि ये लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंदर खिचड़ी पका रहे हैं। तो इसकी जांच होनी चाहिए। सर, जिस दिन ये आंदोलन में आप शामिल हुए तो उस दिन आपको गर्दनीबाग थाने ले जाया गया। आपके तरफ से ये कहा गया, आपके कुछ जो समर्थक कह रहे थे कि आपकी गिरफ्तारी हुई है, जबकि पटना के एसएसपी ने कहा कि आपकी गिरफ्तारी नहीं, बजाते आपको गाड़ी से छोड़ा गया, पुलिस की गाड़ी से। देखिए, हमको डिटेन किया गया। तो डिटेन करने के आधे घंटे बाद, जैसे पुलिस का अपना लॉ एंड ऑर्डर है,
तो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किसी को डिटेन कर सकती है, ये उसका अधिकार, हम उसके अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। वो लॉ एंड ऑर्डर उसके लिए प्राथमिकता है। जब रात हो गया था तो आयोग नोटिस नहीं जारी कर रही थी और हमारे ऊपर सबसे बड़ी चिंता थी बच्चियां जो हमारे बैठी थी वहाँ 2-3 हजार लड़कियां। तो गर्दनी बाग में ना लाइट की व्यवस्था थी, ठंड का दिन था, ना कंबल की, ना वॉशरूम, पानी, किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं थी। तो हमें ये लगा कि जल्दी से जल्दी नोटिस लिया जाए ताकि यहाँ से बच्चियों को मेन भेजा जाए। आपको समझ में आता है कि वहाँ पे कुछ भी अनहोनी हो सकता है। तो हम आयोग की ओर जाने लगे ताकि दबाव बनाए कि जल्दी से जल्दी दिया जाए। तो बीच रास्ते में हमें डिटेन कर लिया गया और हम कुछ देर थाने में बैठे थे, आधा घंटा तक। उसके बाद एसडीपीओ मैडम आई तो उन्होंने कहा कि हम आपको अगर अशांति फैलाए होंगे लोग या कुछ भी हुई होगी तो हम एफआईआर करेंगे आपके ऊपर। तो हमने कहा आप जांच कर लीजिए, हम लोग तो गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हैं, यहाँ कोई अशांति नहीं है और हमारी मांग जब तक नहीं मांगी जाएगी हम नहीं लौटेंगे यहाँ से। तब तक हम थाने में ही थे कि नोटिफिकेशन आ गया। उसमें नेटवर्क काम नहीं करता है। अब हमारा नेटवर्क थाने में उतना नहीं काम कर रहा था तो हमने फ़ोन किया कि यहाँ तो बताया जा रहा है कि नोटिफिकेशन आ गया। तो वहाँ से भी किसी ने बोला हाँ सर नोटिफिकेशन आ गया, नॉर्मलाइजेशन खत्म। तो हम लोग की 3 मांगे थी कि जिनका टेक्निकल खराबी, सर्वर खराब की वजह से फॉर्म भरने का मौका छूट गया है उन्हें दिया जाए और थोड़ा एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड किया जाए। लेकिन चूंकि वो थाने में बैठे थे वहाँ एक अलग प्रेशर होता है। हमने देखा कि नोटिफिकेशन आया है तो सारी बातें होंगी यहाँ पर। जब नोटिफिकेशन आ गया तो हमें लगा कि उसके बाद से भगदड़ होने लगा यहाँ पे। तो लड़कियाँ सब लड़के निकलने लगे। तो फिर पुलिस ने कहा कि अब आपकी मांग मान ली गई है, अब आप वापस जाइए। यहाँ पर शर्त ये थी कि आप वापस धरना स्थल पे नहीं जाएंगे। अब थाने से निकलिएगा तो सामने गर्दनी धरना स्थल है। तो हमने सोचा कि ये लोग कह रहे हैं न जाइए, हम चले जाएंगे धरना स्थल पे। बट वो एरिया पता नहीं कहाँ था। तो उन्होंने कहा कि हम आपको धरना स्थल पे नहीं जाने देंगे, अगर धरना स्थल पे गए तो केस हो जाएगा। डर इस बात की रहती है कि बच्चों पे अगर केस हो गया ना तो उनका करियर खराब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक दोनों ओर से हम लोग को सोचना रहता है। तो फिर पुलिस ने कहा कि हम आपको अपनी गाड़ी से तक छोड़ देंगे धरना स्थल के बाहर। तो हमारी हम बाहर कहीं उतार देंगे तो हम सड़क पे नहीं ना टहलने लगेंगे। तो हमारी गाड़ी पता नहीं कहाँ थी उस भीड़ भाड़ स्थल में। तो नक्शा ही समझ में नहीं आता है गर्दनी बाग का। तो फिर उसके बाद से वहाँ से हमें छोड़ी तो फिर हम गए। तब तक यहाँ समझ में आया कि अभी एक ही बात मानी गई, 2 नहीं मानी गई। और हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा बीपी 170 हो गया था। तो हम एक आदमी को फ़ोन किए कि देखिए मेरा बीपी 170 हो गया है। तो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ भी एक आदमी को ऐसे ही था, उसका हार्ट अटैक हो गया। अच्छा। अब तो हम कितना भी भूलवाने की कोशिश करें, मेरा 180 हो गया। तो अब हमको लगा कि थोड़ा दवा खा के सही हो जाते हैं। उस वक्त आप कहाँ पे थे? हम लौट रहे थे यहाँ पे। तो हम सोचे कि डायरेक्ट डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो डॉक्टर साहब को पास गए, वो कुछ दवा दिए, बट उससे रिलीफ नहीं हुआ, चेस्ट में दर्द ज़्यादा होने लगा। तो रात में हम कहें कि हमको लगा ठीक हो जाएगा, बस सुबह जाके फिर एडमिट होना पड़ा। कुछ कोचिंग संस्थानों के लोगों का भी, कुछ शिक्षकों का भी आपके प्रति नाराजगी की बात सुनी? देखिए हमसे नाराजगी बस एक बात की है कि आज हम लाखों रुपए फीस लेने लगेंगे तो हम उन शिक्षकों की नज़र में बहुत अच्छे आदमी हो जाएंगे। तो शिक्षकों के समूह में हमको इसी वजह से हमको नहीं रखा गया। एक समूह है कि इन्होंने फीस को बिजनेस खराब कर दिया। हमने कहा कि भाई आपको बिजनेस करना है तो आप कुछ भी कर लो, शिक्षा बिजनेस नहीं होता। कि जब कोई पेपर लीक होता है तो कई बार कोचिंग संस्थानों की भूमिका पर सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई ये संभव है कोचिंग संस्थानों की भूमिका को लेकर? देखिए एक जो पेपर लीक करने वाले दलाल टाइप के जो लोग होते हैं उनका बच्चों से कोई कनेक्शन नहीं होता है। बीच में कोई ना कोई व्यक्ति ही है जो कनेक्शन कर रहा है। तो इसकी जांच सीबीआई या ईओयू करे और हाई कोर्ट की निगरानी में जांच हो। जिस पे संदेह हो उस पर नार्को टेस्ट करना जरूरी है। नार्को टेस्ट करिए, स्टार्टिंग हम ही से करें, और जिस पे भी संदेह होता है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य खराब होता है, पढ़ने वाले बच्चों का मनोबल गिर जाता है। छात्रों में सर आप बेहद लोकप्रिय हैं, लेकिन विवाद भी आपके साथ जुड़ जाता है। अब बीपीएससी का मामला हो या नॉर्मलाइजेशन का मामला हो, खान सर और विवाद में क्या है सब? अब देखिए बच्चों के लिए कौन लड़ेगा? 2 ठो बात बोल देने से बच्चों का, ऐसा नहीं है कि कुछ बात बोल देंगे तो बच्चों का बात मतलब
सरकार मान लीजिएगा, उसके लिए लड़ना पड़ता है। जब भी आप लड़ते हैं किसी से तो फिर कहीं ना कहीं कुछ के मन में तो खटकते ही रहते हैं, तो विवाद आ ही जाता है। लेकिन कुछ भी हो जाए, बच्चों के भविष्य खेलने नहीं देंगे हम इसको। चाहे वो पुराना भी मामला उठा के देख लीजिए यहाँ पर। आखिर देखिए, हम आयोग को कहते हैं कि आप अगर स्ट्रिक्ट थे नॉर्मलाइजेशन लेने के तो लास्ट तक रहना चाहिए। जब सीएम साहब हस्तक्षेप कर दिए तो पलट गए। यहाँ पे सीएम साहब को इन लोग को एक दिन क्लास लेना चाहिए, बढ़िया से क्लास लेते हैं कि छात्रों के बहाने कहीं सियासत में आने का इरादा तो नहीं है, और खान सर कहीं छात्रों के बहाने सियासत में अपने के लिए जगह तो बनाना नहीं चाहते हैं। देखिए, हमें राजनीति नहीं करनी है, लेकिन हम इस बात के पक्षधर हैं कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में जाना चाहिए। चूंकि 24 चुनावी वर्ष था तो इतना ना बोला लोग कि खान सर चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम लोग को नहीं लड़ना था। 25 में भी नहीं लड़ना है, हम लोग को स्पष्ट बोलते हैं। लेकिन क्या है ना कि 25 का चुनावी वर्ष है, जिसको देखो उसको वहीं कर देते हैं लोग। लेकिन इतना तो हम जरूर कहते हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, जो बच्चों के हित को नहीं सोचेगा, शिक्षा को व्यवसाय बनाएगा, तो फिर तो शिक्षित लोगों को हम जागरूक करेंगे और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब जैसे आयोग ने किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया, हर पढ़े लिखे को दिख रहा है कि किस व्यक्ति ने हस्तक्षेप किया तो नॉर्मलाइजेशन को हटा, सबको दिख रहा है कि कैसे बिहार पुलिस में एनसीएल हटा है यहाँ पर। तो ये तो हम जरूर कहेंगे कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। हमारे पास पढ़ाईला से फुर्सत नहीं है और हमारा काम है कम से कम 20 करोड़ लोगों को शिक्षा देना। अभी हम लोग 2 करोड़ तक पहुंचे हैं, अभी बहुत लंबा काम बाकी है। लेकिन आप सर बात छात्रों के हित की कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अगर जो छात्रों का हित करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये भी तो एक राजनीति का पार्ट ही ना हो सकता है सर। नहीं, हम लोकतंत्र में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम गुलाम हैं। लोकतंत्र का मतलब होता है आप जनता के लिए अच्छा काम कीजिए। देखिए, अगर हम ये बात कहते हैं कि आयोग ने गलत किया नॉर्मलाइजेशन थोप के, तो हम ये बात खुल के कहते हैं आयोग ने गलत की, और ये बात ये भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया, पहले हस्तक्षेप करते और थोड़ा बढ़िया से क्लास लगाते। इन लोग का मनबड़ हो गए हैं सभी लोग यहाँ, तो ज्यादा सही से रह गए यहाँ। नहीं, आपने कहा ना कि अच्छे लोग को आना चाहिए, तो अच्छे लोगों में से आप भी हैं, आप छात्रों के हित की बात कर रहे हैं, तो क्या खान सर कभी भविष्य में राजनीति की ओर कदम रख सकते हैं? हमारा देखिए, हमारे रखने से किसी एक व्यक्ति से समाज नहीं बदलता। हर व्यक्ति को अपनी चीजों को समझना पड़ेगा। तो सब व्यक्ति अगर बदलेगा तो ही समाज बदलाव होगा। एक व्यक्ति की चेहरा बदल देने से ऐसा नहीं होता है कि बहुत सारा कोई बदलाव आ जाएगा यहाँ पर। तो समाज को बदलना ज़्यादा जरूरी है, उसके लिए शिक्षा बहुत अच्छा माध्यम है यहाँ पर। कई बार कहा जाता है कि बिहार में शिक्षा जो है वो पटरी से उतर गई है। इसके लिए अगर हम खान सर से पूछे कि एक वजह बताएं, वो वजह क्या है, और एक वजह बताएं कि उससे कैसे ठीक किया जा सकता है। कि आप BA BSc या BCom करके, नॉर्मल ग्रेजुएशन करके आप 10,000 रुपया भी नहीं कमा सकते। ये धब्बा है ऐसी यूनिवर्सिटियों पर। 4 साल बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। बिहार में तो 5-5, 600 साल बर्बाद कर दिया। इनको अपने आईना के सामने देखना चाहिए ना, कि 4 साल बच्चों को रखें, उसको कोई स्किल नहीं सिखा सके, और उसे ड्राइविंग सिखाते, उसे डिजिटल सिखाते, AI सिखा सकते थे, उसको टेक्निकल कुछ भी सिखाइए। आपके यहाँ अगर 4 साल से ग्रेजुएशन करके निकला है, तो अगर वो 20-25 हज़ार नहीं कमा सकता है ना, ऐसी यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहिए यहाँ पर। कि वो बच्चे को 4 साल रखे हैं, अल्टीमेटली लास्ट में उसके पास कोई फाइनेंशियल फ्रीडम आ रहा है कि नहीं। जब आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाएगा तो समाज में बदलाव करने लगे। छोटा सा देश है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जनसंख्या कम होने के कारण समृद्धि है। तो वहाँ आप देखिए, क्रिकेट मैच में कितना लोग आ जाते हैं। 7-8 करोड़ की आबादी में हर साल मैं वर्ल्ड कप लेके चला जाता है। हम लोग 140 करोड़ की आबादी में अच्छा से ओलंपिक में किसी में अच्छा नहीं ले आ पाते हैं। रीजन क्या है कि हम कहाँ से 2 रोटी जो लाएंगे। और हमारे यूपी बिहार में शराब के रूप में दहेज, जिसकी 3 बहन हो गई, बेचारा वो क्या करेगा, बिक जाएगा उसका खेत। ऐसे बेशरम लोग तो दहेज को भी नहीं छोड़ते हैं, खुद से त्याग देना चाहिए। और हर चीज़, अब कहते हैं लोग कि शिक्षा से हर चीज़ का इलाज होगा। शिक्षा के साथ संस्कार होते हैं। शिक्षित व्यक्ति पढ़ लिख के जब नौकरी ले लेता है तो ज़्यादा दहेज लेता है। तो शिक्षा की कमी नहीं है, संस्कार की कमी है। पिछले 20 साल से अगर नीतीश कुमार और बिहार में आपके हिसाब से नीतीश कुमार के 20 साल में शिक्षा की स्थिति क्या देखते हैं? देखिए, कोई भी चीज़ को ग्राउंड लेवल पर चेंजिंग करने के लिए, अब मान के चलिए कोई शिक्षक पढ़ा रहा है, वो ईमानदारी से पढ़ाए अगर सरकारी स्कूल में, तो आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था है जिसे आप उसे सम्मानित करें? नहीं। कोई बेईमानी कर रहा है, हाजिरी बना के घूम रहा है, तो आपके पास उसे दंडित करने की व्यवस्था नहीं। तो
ऊपर से नीचे तक, जब नीचे से जब भी व्यवस्थाएं चेंज हुई ना, तब जाके होगी। शिक्षा में गार्जियन का भी योगदान होना चाहिए। सरकारी स्कूल में बच्चे क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े गार्जियन भी ज़्यादा नहीं देखते हैं। आप यहाँ देखिए, जितने प्राइवेट स्कूल है, जब बच्चा वापस जाएगा ना तो लोग देखेंगे कि क्या होमवर्क मिला क्या नहीं, उनके गार्जियन को भी कोई खास मतलब नहीं। तो सरकार तो 45,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर रही है। नीचे आने के बाद वो सभी चीज़ों में देखने की ज़रूरत है। हम खान सर को बिहार का शिक्षा मंत्री बना दिया गया, तो खान सर ऐसा क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे जिससे बिहार में शिक्षा की जो तस्वीर है पूरी तरीके से बदल जाएगी? ये सब चीज़ें एक दिन में नहीं बदलने वाली है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरत क्या है, जैसे अच्छे इंजीनियर कहाँ से मिलते हैं? IIT एक है ना। अच्छे डॉक्टर अगर आपको करना है तो एम्स, अच्छे मैनेजमेंट डालना है तो IIM। उसी तरह एक ऑल ओवर इंडिया का टेस्ट होना चाहिए, IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स टाइप। जैसे IAS है ना, उसी तरह एक टीचर्स का होना चाहिए, जहाँ अच्छे टीचर्स जाए। आप बताइए, टीचर्स को लोग बैकअप जॉब देख रहा है। अमूमन जो होता है, टीचर को बैकअप जॉब देखता, नहीं हुआ तो टीचिंग में चल गए। यहाँ एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जहाँ टीचर्स जाके पढ़ें। टीचर का जॉब होने के बाद उनको उसमें सुधार करने के लिए ये सब चीज़ें बड़ा कमी है यहाँ पर। और जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो बच्चों की रेटिंग होनी चाहिए, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड। और बैच लगा के घूमें लोग। अच्छा पढ़ा रहे हैं तो A ग्रेड का बैच लगा के घूमिए और आपका फीडबैक अगर बच्चे खराब दे रहे हैं, D ग्रेड का लगा के घूमिए। देखिए, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके पुरस्कृत भी करना चाहिए, और अगर खराब कर रहा है तो उसे दंडित भी करना चाहिए। दोनों में कमी रहेगी तो खराब हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा सर, अब थोड़ा सा राजनीति के 2-4 मिनट बात कर लेते हैं। बिहार में 2 बड़े नेता माने जाते हैं, लालू यादव और तेजस्वी, लालू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तेजस्वी जी की बात हम करेंगे, लेकिन ये 2 नेता हैं, दोनों समाजवादी नेता माने। दोनों नेताओं को आप पिछले कई सालों से देख रहे हैं। दोनों के बारे में अगर हम आपसे आपकी राय करनी चाहें, शुरुआत में अगर हम नीतीश कुमार के बारे में अगर आपसे बात करें तो क्या कहेंगे? देखिए, प्रशासनिक ढांचा में सुधार करने के लिए उन्हें जाना जाता है। जिस स्थिति में उनको बिहार मिला था, ना सड़क थी, ना बिजली थी, क्राइम अपने चरम पे था, तो वहाँ थे। लालू यादव जी को जिस स्थिति में बिहार मिला था, वहाँ सामाजिक भेदभाव इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा कि आपको एक छोटी जाति के साथ भेदभाव इतना, तो दोनों के सामने जो चुनौतियां थी वो अलग लेवल पे थी। नीतीश कुमार जी ने कुछ चीजें, जैसे महिलाओं को ध्यान में रखते हुए। खान सर को सबसे अच्छा नेता कौन लगते हैं? आप लोग हम लोग से ना राजनीति वाला सवाल पूछने लगते हैं लोग। नहीं, एक ऐसे होता है ना भाई कि भाई कई लोग को महात्मा गांधी अच्छा लगते हैं, कई लोग को सरदार पटेल, कई लोग को JP, कई लोग। तो खान सर का आइडियल नेता कौन है? तो हम लोग के लिए जो काम कर रहा है देश के लिए, वही ज़्यादा अच्छे हैं। चलिए, एक बेहतरीन आप मतलब एक जो राजनेता जिस स्टाइल में जवाब देता है, बिल्कुल उस स्टाइल में। अच्छा ठीक है, खान सर फिल्मों के शौकीन है कि नहीं? नहीं, फिल्म हमारा नहीं देखना, टाइम में नहीं मिलता है। फिल्म में क्या दिखेगा? वो हीरोइन रहेगी, उसके पीछे हीरो पड़ल रहेगा, हीरोआ कामयाब रहेगा, हीरोइनिया फंस जाएगी कोनो मुसीबत में, आके बचाएगा, फिल्म खत्म हो जाएगी। एक के बाद फिल्म से लड़कियों को नीचा दिखाने की कोशिश है। देखिएगा, हर फिल्म में लड़की मुसीबत में फंसेगी, लड़का बचाएगा। हर फिल्म में देखा जाएगा मेरे सपनों का राजकुमार, तुम स्वतंत्र कब बनोगी? गुंडा पीटेगा, वही बचाने आएगा, गरीबी रहेगी, वही बचाने आएगा। आप भाई आप इंग्लिश फिल्मों को देखिए, अमेरिकन फिल्मों को देखिए, यहाँ पे वहाँ अगर आप देखेंगे तो लड़कियाँ भी उसी रोल में फाइट कर रही हैं। तो महिलाओं को इस पे सोचना चाहिए कि महिलाओं का रोल कितना देता है फिल्म में, कितना नाचने में, थोड़ा सा गाना वाना बजा देगा, और घर के अंदर यहाँ पे। तो इससे महिलाओं को समझना चाहिए कि आप अपने पैर पे खड़े हुए। इससे लड़कियों के दिमाग में धारणा बैठती जाती है बचपन से कि मेरी ज़िंदगी में कोई लड़का आएगा जो उनकी ज़िंदगी बदलेगा। तुम्हें ऊपर वाले ने क्या कमी दिया? कभी फिल्मों में देखें कि कोई हीरो फंस गया, हीरोइन आके बचा रही है, रेयर देखते होंगे। बिल्कुल। कोई सिनेमा देखा है कि नहीं आपने? देखे। अब ऐसा भी नहीं है कि हम कोई साधु महात्मा है, सिनेमा ही नहीं देखें, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, टाइम नहीं है उतना। खान सर, आप यूपी के रहने वाले थे, बिहार में आ गए, कई बार आपसे ये सवाल पूछा गया है, लेकिन चूंकि हमारे लिए एक नया सवाल है और आपके ऑडियंस जब भी ये सवाल का जवाब देखते हैं तो उन्हें उतनी ही उत्सुकता रहती है। खान सर, यूपी से चलकर पटना की इन तंग गलियों में कोचिंग खोलकर छात्रों के बीच इतना लोकप्रिय हो गए, कैसे? देखिए, यूपी, बिहार, झारखंड, ये कोई पाकिस्तान थोड़े है, हिंदुस्तान के सब। हम लोग को एक समृद्ध भावना रखनी पड़ेगी यहाँ पर। तो हम लोग, चूँकि सिवान मेरा ननिहाल है और वो शुरू से ही लगाव रहा था, तो
यहाँ आ गए और धीरे धीरे चलते गए, आदमी को पता थोड़ी रहता है कैसे क्या होता है, चलते जाता है। एक बार आपने कहीं इंटरव्यू में कहा था कि आपकी इच्छा थी फौज में आने की। अभी भी हमारी इच्छा है फौज में जाने की। अब सबकी इच्छाएं अगर सारे ख्वाब पूरे हो जाए तो दुनिया जन्नत कहलाएगी। तबीयत खराब होने के बाद पहली बार उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत की है और शायद न्यूज 18 पहला चैनल है जिससे बातचीत करके उन्होंने कई सारे मुद्दों पर अपनी बात रखी। और जाहिर सी बात है, खान सर ने राजनीति से लेकर फिल्मों से लेकर बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे तमाम मुद्दों पर बात की। और अभी तबीयत भी उनका ख़राब है और लगातार उनके जो क्लास है वो क्लास नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो क्लास नहीं कर पा रहे हैं और उनकी तबीयत खराब होने से जब भी कुछ बोलते हैं उन्हें खांसी की समस्या हो जा रही है। तो हमारी कोशिश थी खान सर की बात को हम आपके तक पहुँचाएँ। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क।